इसी को मेथड ऑफ टीचिंग भी कहते हैं लोग, ठीक है। पेज नंबर बता दो एक बार क्या बच्चे, 74। देखो ये बुक जो है, जो हम बुक पढ़ रहे हैं, वो कौन सी बुक है, पेपर 3, जिसमें हम या जो टॉपिक पढ़ रहे हैं या तो हम टीचर के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं या स्टूडेंट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो मेथड ऑफ टीचिंग जो हमारा टॉपिक होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, टीचर के अकॉर्डिंग होगा, है ना। तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो है, हम स्ट्रेटेजी कह लो या मेथड्स ऑफ टीचिंग कहते हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग ये हमारा टॉपिक है। और आपको बता दूं मैं, टीचिंग मेथड्स में जो टीचर यूज करते हैं कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ प्लान, उन्हीं मेथड्स को, उन्हीं स्ट्रेटेजीज को हम टीचिंग मेथड्स में रखते हैं। मेथड्स के बहुत सारे फायदे बच्चों। पहली बात तो फायदा क्या है इसका, कि मेथड से हम कोई भी टॉपिक को इजीली बच्चों को क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं। सेकंड फायदा क्या है इसका, बेनिफिट क्या है इसका, कि इससे क्या होता है कि इंटरेस्ट डेवलप किया जाता है बच्चों के अंदर टुवर्ड द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए भी मेथड्स हमारे क्या होते हैं, काम आते हैं। तो मेथड्स तो बहुत सारे बच्चों, आपने सुना होगा लेक्चर मेथड होता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है, प्लेबी मेथड होता है ना, प्रोजेक्ट मेथड होता है। तो ये बहुत सारे मेथड है, लेकिन आपके कंटेंट में और आपके कोर्स में केवल 2 ही मेथड है। एक तो है जिसको हम कहते हैं लेक्चर मेथड, दिस मेथड इज आल्सो नोन एज द एक्सप्लेनेशन मेथड, भी इसको हम कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन मेथड, या इसको हम डिस्क्रिप्टिव या डिस्क्राइब मेथड भी कह सकते हैं, डिस्क्राइब मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। हिंदी में इसको पता है, इसको भाषा भी कहा जाता है। सेकंड जो है वो हम पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। कौन सा मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये दोनों मेथड जो है, डेमोन्स्ट्रेशन भी और कौन सा लेक्चर मेथड भी, ये दोनों मेथड पहली बात तो टीचर सेंटर्ड मेथड है, क्योंकि हम किसकी मेथड की बात कर रहे हैं, जो टीचर क्लास में यूज करते हैं। तो अगर एग्जाम में कोई मेथड पूछा जाता है कि टीचर सेंटर्ड कौन कौन से मेथड हैं, तो कौन कौन से हैं बच्चों हमारे, एक तो हमारा कौन सा है लेक्चर, और एक कौन सा है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, है ना। लेक्चर मेथड जो हम लोग पढ़ेंगे, ये मेथड इंडिया का नहीं है, ये मेथड बाहर से आया हुआ है। और आपको बता दूं मैं, जो सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने इस मेथड के बारे में बताया था, वो आपने सुना होगा प्लूटो का नाम, प्लूटो, अरस्तु का नाम सुना होगा, अरिस्टोटल का नाम, इन्होंने सबसे पहली बार इसको एस्टेब्लिश किया था, बताया था इसके बारे में। बट एजुकेशन के अंदर, किसके अंदर, एजुकेशन के अंदर इसको यूज करने वाले व्यक्ति थे, उसका नाम था ईएल थॉर्नडाइक। आप सभी नाम सुना होगा ईएल थॉर्नडाइक का, सुना है, नहीं सुना, लर्निंग थ्योरीज नहीं पढ़ी आप लोगों ने, आइए, हो गया हो गया हो गया, सर ने कर दिया। लर्निंग थ्योरीज फर्स्ट बुक में नहीं पढ़ा आप लोगों ने अभी तक, थॉर्नडाइक की थ्योरी, पैवलोव की थ्योरी, स्किनर की थ्योरी नहीं पढ़ी आप लोगों ने अभी, नहीं आया अभी, तो आएगा अभी आगे। ईएल थॉर्नडाइक के बारे में आपको मैं एक दो बात बता देता हूं बच्चों। पहली बात तो ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि बच्चे को हम प्रैक्टिस से सिखा सकते हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसको हम प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने सबसे पहली बार यह कहा था कि बच्चों को हम प्रैक्टिस से सिखाते हैं, और बच्चे को सीखने के लिए सबसे पहले रेडी होना जरूरी है। फर्स्ट पर्सन, अ चाइल्ड हैज टू रेडी फर्स्ट टू लर्न एनीथिंग। और दूसरी बात, क्लासरूम के अंदर डिस्क्रिप्शन का यूज किया जाए, बच्चे को होमवर्क दिया जाए, बच्चे को क्या नाम है आपका अगर नीड पड़ती है तो उसको प्रेज भी दिया जाए, रिवॉर्ड दिया जाए, और पनिशमेंट भी दिया जाए। पनिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट अभी एजुकेशन में आया है ना, वो थॉर्नडाइक की ही देन है। मतलब कहने का मतलब ये कि जो भी, अगर आपको किसी बच्चे को अगर किसी स्कूल में किसी ने पिटवाया है तो वो थॉर्नडाइक ही है, क्योंकि थॉर्नडाइक ने ही कहा था कि पनिशमेंट इज नेसेसरी इफ चाइल्ड इज नॉट गेटिंग द पॉइंट। अगर कोई बच्चा पॉइंट नहीं ले पा रहा है या संबंधी भाई या बच्चा सीखना नहीं चाहता है तो पनिशमेंट भी आप दे सकते हैं। लेकिन अब तो हमारी एजुकेशन ऐसी है, पनिशमेंट इज प्रोहिबिटेड, है ना। इसको हमने क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है, अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एंड 10। पढ़ा ना आप लोगों ने,
शिक्षा का अधिकार, ये आपके सेकंड बुक में भी होगा, कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया के अंदर, है ना, ये भी आने वाला होगा। इस बुक में भी कहा गया कि एजुकेशन के अंदर या स्कूल्स के अंदर अब जब आप शिक्षा दे रहे हो शिक्षक के रूप में, टीचर के रूप में, आप किसी बच्चे को पनिशमेंट नहीं दे सकते। तो पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट शुरू किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। तो थॉर्नडाइक ने ही लेक्चर मेथड को ही आगे इंट्रोड्यूस किया था कि लेक्चर के द्वारा बच्चे को हम डीप नॉलेज दे सकते हैं और एक शॉर्ट टाइम में, मतलब कम समय में, आप बच्चे को अधिक यानी कि मोर नॉलेज आप क्या कर सकते हो? प्रोवाइड कर सकते हो। तो लेक्चर मेथड में क्या होता है कि इसमें हम एक लिमिट समय के अंदर, लिमिट टाइम के अंदर मोर नॉलेज क्या कर सकते हैं? प्रोवाइड कर सकते हैं। बट ये मैंने आपको क्या कहा, इट इज नॉट ओरिजिनेटेड इन इंडिया। ये कहां ओरिजिनेट हुआ है? बाहर से हुआ है। इंडिया के अंदर इसको सही रूप से प्रेफरेंस नहीं दी गई है। स्कूल लेवल पे तो बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, इसका हम कॉलेज लेवल पर इसका यूज हम कर सकते हैं, वहां पर होता भी आपने देखा होगा, बट स्कूल लेवल पर इसका यूज नहीं होता, क्योंकि ये क्या है? ये टीचर सेंटर्ड मेथड है। टीचर इंटरेस्टेड रहता है इसके अंदर पढ़ाने के लिए, नॉलेज का बहुत है, बट इसका यूज आप बच्चे के ऊपर, बच्चे चाइल्ड के ऊपर नहीं कर सकते। इट इज नॉट अ चाइल्ड सेंटर अप्रोच। दिस इज वाई दिस इज नॉट, दिस मैथड इज नॉट वेरी मच एप्लीकेबल टू द स्टूडेंट्स। बच्चों पर उतना अच्छा ये नहीं माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें अब मैं बताऊं इसमें क्या क्या होता है। पहली बात तो इसमें क्या करते हैं, हम कोई टॉपिक डिसाइड करते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज, हम किसकी बात करें पहले आप बच्चों? लेक्चर मेथड की बात करें। लेक्चर में क्या होता है कि वी डिसाइड अ टॉपिक, टॉपिक हमने उठाया। दिस मेथड ऑल्सो नोन एज टेक्स्ट बुक मेथड। क्या बोलते हैं इसको हम? टेक्स्ट बुक मेथड भी बोलते हैं। एंड दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज अ ट्रेडिशनल मेथड। आपने सुना होगा बहुत पहले काल में गुरुकुल हुआ करते थे, सुना है? गुरुकुल में क्या होता था आपको? गुरुकुल में होता था क्या कि भाई टीचर है, खड़ा बैठा हुआ है और वो ही इज नरेटिंग द कॉन्सेप्ट, नरेट करता है और स्टूडेंट्स को क्या करते हैं? सुनते हैं। देयर इज नो एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स। पहले ऐसा था, यानी कि वहां पर टीचर इज मोर इंपॉर्टेंट। टीचर वहां पे क्या था? बट स्टूडेंट वहां पर इंपॉर्टेंट नहीं था, वो क्लास के अंदर इंटरेक्शन नहीं कर सकता था। ये एक लेक्चर मेथड का पार्ट है। इसमें क्या होता है कि हम टॉपिक को 1 घंटे 2 घंटे केवल को क्या करेंगे? नरेट करेंगे, आपको समझाएंगे, आप सुनते हुए, आप चाहोगे तो लिख भी सकते हो, बट लिखने का मौका इसके अंदर उतना नहीं मिलता। आप सुनकर इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हो। तो आप, टीचर तो इसमें एक्टिव रहता है बट स्टूडेंट्स में एक्टिव नहीं रहता है। इसका एक ये डिमेरिट है कि टीचर्स में क्या रहता है? एक्टिव, स्टूडेंट्स में एक्टिव नहीं रहता है। और बच्चे इसमें क्या हो जाते हैं? डिस इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, थोड़े से मोनोटोनस हो जाते हैं, यानी कि क्लास में इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं। इसलिए इसका यूज हम क्लासरूम के अंदर बहुत ज्यादा नहीं करते। ठीक है, तो इसकी पहले आप लोग एक डेफिनेशन लिख लोगे जिसको आ सकता है, फटाफट से लिखेंगे। हाँ, लेक्चर की, लेक्चर मेथड की फटाफट से लिखेंगे बच्चे। Lecture method is that method in which more and more knowledge and concept, more and more knowledge and concept describe in a limit time, describe in a limit time by the teacher, by the teacher in the classroom. Teacher's role is more important. Teacher's role in is more important because he describes knowledge, because he describe knowledge and concept in the classroom.
कॉन्सेप्ट्स इन द क्लासरूम, ठीक है। तो ये इसके डेफिनेशन है कि इसमें क्या होता है कि हम लिमिट टाइम में नॉन नॉलेज बच्चों को क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अंदर टेक्स्ट बुक का यूज ज्यादा होता है, ब्लैक बोर्ड या कोई भी टीचिंग एड्स का यूज हम नहीं करते। बुक हमारे पास होती है, मैं नरेट कर रहा हूं, आप लोग सुन रहे हो और समझ रहे हो बस। देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट। दिस इज व्हाई दिस टॉपिक, दिस मेथड इज ओनली अ टीचर सेंटर्ड। अगर मैं ही बोलता रहूं आप सुनते रहो तो आप ज्यादा नहीं सह पाओगे, है ना। सहने की भी एक सीमा होती है, नहीं आपको सर बस बहुत। कॉलेज में तो सुन भी लेते हैं, इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे। अब देखो जितना ज्यादा आपकी एज बढ़ती है ना, आपको बियर करनी नहीं, सहने की आदत बढ़ जाती है। अब 1 साल के बच्चे को 2 साल का बच्चा या 5 साल का बच्चा, उसको आप नरेट करके सिखा रहे हो तो सुनेगा तो ना आपकी बात, उसको तो एक्टिविटी चाहिए। हाँ, अगर वही बच्चा अगर 20 साल का हो जाता तो हाँ वो समझ सकता है, अब उसको चीजों को समझने की या सुनने की आदत है। तो इसमें आपकी लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, सुनने की एबिलिटी बहुत बढ़ती है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बढ़ रही है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि एक्टिविटीज बेसिस पर मेथड ये नहीं माना जाता। तो पहली बात पॉइंट लिखना है, ठीक है। चलिए, हाँ जी, क्यों आया मैटर में? आई एम आल्सो यूजिंग ब्लैक बोर्ड यूज कर रहा हूं मैं। यस, नो, फर्स्ट ईयर इंग्लिश मीडियम, कम, हाँ जी। क्यों, मैं लिखवा भी तो रहा हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन भी तो पूछ रहा हूँ, आपसे आंसर भी तो ले रहा हूँ। आप एक्टिविटी, आप मेरे साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, और मैं क्वेश्चन पूछता भी हूँ क्लास के अंदर। मैं चाहूं तो लेक्चर यूज कर सकता हूँ, आया क्लास में पढ़ा के चला गया, नो वरी, नो, कर सकता हूँ यूज, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड, इसको हम एक्टिविटीज मेथड भी कह सकते हैं, इसको हम डेमोन्स्ट्रेशन भी कह सकते हैं, इसको हम एज अ डिबेट एंड डिस्कशन मेथड भी कह सकते हैं, अगर हम किसी टॉपिक पर क्या कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं तो मैं मिक्सचर यूज कर रहा हूं, मिक्सचर मतलब नॉट अ पर्टिकुलर, ठीक है। चलिए लिखिए, आप लिखिए इस दो मेथड है, इस मेथड के प्रिंसिपल्स क्या क्या है, मेन प्रिंसिपल्स ऑफ लेक्चर मेथड। ये बुक में आपके साथ नहीं होगा, आप लोग लिख लीजिए बच्चों, है तो अच्छी बात है। कुछ चीजें इसके अंदर होंगी, कुछ चीजें नहीं भी होंगी, ठीक है। और इस मेथड को हमने हमने क्या लिखा, मेन प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स मतलब कि कौन कौन सी बातें इसके अंदर है, और इसको आप मेन करेक्टरिस्टिक्स भी क्या लग सकते हो, इट इज आज सुना था मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेक्चर मेथड। पहला पॉइंट इसमें लिखोगे, टू सेव टाइम। इससे क्या होता है, टाइम सेव होता है। जैसे कैसे टाइम सेव होगा बताइए मुझे। अच्छा, अब पहली बात तो ये कम टाइम में ऊपर से ज्यादा सारा कंटेंट को बढ़ा सकता हूं मैं आपको। मैंने क्या किया, दो दो टॉपिक को क्या किया, एक साथ बढ़ा दिया क्लास के अंदर, है ना। हालांकि डीप नॉलेज इसमें हम देते हैं, हाँ ऑब्वियस ही बात है, और बच्चे आराम से समझ रहे हैं। ऑब्वियस ही बात है, जब टाइम तो बचेगा ना। आप क्वेश्चन तो पूछ रहे हो, आप मैं केवल टॉपिक समझा रहा हूँ, आप लोग केवल सुन ही रहे हो। आपको मैं टाइम भैया, आपको सिर्फ केवल सुनना है, आपको बोलना है नहीं। तो आपको केवल मैं नरेटिव कर रहा हूँ, तो आप तो थोड़ा इंटरेक्ट करो मेरे साथ। इंटरेक्शन में टाइम वेस्ट होता है ना, जहां इंटरेक्शन है और टाइम वेस्ट किस बात का, तो इसमें टाइम सेव होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, टू रिव्यू। रिव्यू ले सकते हैं, रिव्यू में जानते हो क्या होता है, कि आप चीजों को बार बार समझा भी सकते हो, या बच्चों से पूछ भी सकते हो, पूछ नहीं सकते हो, या बच्चों से रिव्यू भी ले सकते हो कि आपने कितना समझ लिया एट लास्ट, या टीचर्स को एक तरह का रिव्यू भी मिलता है कि आपने कितना अच्छा बच्चे को समझा दिया, काइंड ऑफ। नेक्स्ट लिखोगे, टू समराइज। सबसे बड़ा पॉइंट ये है, समराइज करने में हेल्प करता है हमारी। मतलब कि आप चाहो ना तो टॉपिक को समराइज मतलब कि छोटा भी कर सकते हो, है ना, ताकि प्रिसाइज करने में भी हेल्प करता है, कि अच्छे बड़े लंबे टॉपिक को आप छोटे रूप में भी समझा करके बच्चों को समझा सकते हो, ये फायदा है इसका। चलिए, टू मेक प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज, नहीं, आगे टॉपिक पर प्रोजेक्ट बनाने में भी हमारी क्या करता है, ये हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये मेन पॉइंट होता है बच्चों, लेक्चर मेथड पर हम बच्चों को असाइनमेंट आसानी से दे सकते हैं। लिखियो आगे, आगे लिखेंगे, टू मेक असाइनमेंट्स या टू प्रोवाइड असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स देने में भी हमारी हेल्प करता है ना। जैसे मैंने आपको दे भाई ऐसा है कि आप लेक्चर मेथड पे क्या करोगे, असाइनमेंट लिख के आओगे। तो आप देखो बच्चों, असाइनमेंट में जितनी ज्यादा बातें आप लिखोगे उतने ही ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके आगे एग्जाम्स में भी क्या हो सकते हैं, काम आ सकते हैं। चलिए आगे लिखेंगे, टू प्रोवाइड होमवर्क। होमवर्क देने में हमारी हेल्प करता है।
इसमें कुछ है तो नहीं, मतलब भाई ये टॉपिक को आप दोबारा से घर पर पढ़ के आएंगे। यस, नेक्स्ट लिखोगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सपेंड कंटेंट, टू एक्सपेंड कंटेंट, किसी भी टॉपिक को ना आप इलेबोरेट करके समझा सकते हो। इलेबोरेशन, तो एक फायदा इसमें क्या होता है कि आपको इलेबोरेट करना आ जाता है। क्या कर सकते हो? दोनों फायदे है ना, समराइज भी कर सकते हो, इलेबोरेट भी कर सकते हो। चाहो तो छोटे बता दो, उसको लंबा कर दो। यस, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। बट समराइज से ज्यादा इफेक्टिव है इलेबोरेशन, क्योंकि लेक्चर है, लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक को डीपली इलेबोरेट करते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे बच्चे, टू क्लैरिफाई, क्लैरिफाई करने में हमारी हेल्प करता है। टॉपिक को इजीली क्या कर सकते हो बच्चों के सामने आप क्लैरिफाई कर सकते हो, स्पष्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसके क्या थे, प्रिंसिपल्स थे। अब लिखो इसके फायदे क्या क्या है, मेरिट्स। मेरिट्स देखो बच्चों, इस जो टॉपिक पर प्रिंसिपल पूछेगा, मेरिट पूछेगा और डिमेरिट पूछेगा, तीन चीज पूछता है। तो इसके मेरिट कम है, डिमेरिट इसके ज्यादा है। तो पहले आप क्या लिखोगे, एडवांटेज ऑफ लेक्चर मेथड या मेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड। पहली बात, दिस मेथड इज वेरी इकोनॉमिकल, है ना? नहीं है? कुछ कंटेंट लाने की जरूरत नहीं है, बुक में सब कुछ मिल जाता है। पहली बात तो ये, ना ही ज्यादा ब्लैक बोर्ड का यूज करना पड़ेगा हमें, ना ही कोई टूल्स यूज करने पड़ेंगे, ना वैसी बात है, प्रोजेक्ट यूज करना ही नहीं हमें। तो ये क्या है, वेरी इकोनॉमिकल। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, द टीचर कम्स वेल प्रिपरेशन या वेल प्रिपेयर्ड लिख सकते हो विथ हिज लेक्चर इन द क्लास, है ना? याद रखना, लेक्चर ऐसे नहीं हो सकती, क्योंकि लेक्चर ना कोई 10 मिनट का तो नहीं होता, लेक्चर पूरे 1 घंटा 2 घंटे भी हो सकते हैं इसके अंदर। तो टीचर को सबसे पहले प्री ऑब्जेक्टिव बना के आना पड़ता है। तो अब ये कह सकते हो कि लेक्चर मेथड इज ऑलवेज बेस्ड ऑन प्री प्लान एक्टिविटीज। प्री प्लान किसकी? नॉट स्टूडेंट, किसकी? टीचर की। टीचर बताएगा कि देखो 1-1.5 घंटा आपको समझाना है बच्चों को, तो आप क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाओगे, क्या क्या टॉपिक समझाओगे, कैसे टॉपिक को इंट्रोड्यूस करोगे, सीक्वेंस कैसे लगाओगे, उसका स्ट्रेटेजीज कैसे पुट अप करोगे, क्वेश्चन टॉपिक को कैसे नरेट करोगे, कितना नरेट करोगे, कितना समझाओगे, लिमिट कितनी होगी वर्ड्स की, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। तो ये क्या है बच्चे, इसमें टीचर को प्लान करने के साथ ही आना पड़ता है क्लास को। नेक्स्ट लिखोगे, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द टीचर एंड, हाँ डायरेक्ट बोल रहे हैं भैया, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, सीधी सी बात। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट। अब कांटेक्ट तो डायरेक्ट है, हुआ नहीं है, लेकिन आपको देख के समझा तो मैं रहा हूं, बट बोल केवल नहीं रहा हूं, ये चीज याद रखना। आप केवल क्या कर रहे हो, सुन रहे हो। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, है ना? एक जो आपकी कंसंट्रेशन का बड़ा रोल है इसमें, क्या होता है देखो बच्चों, जब हम कोई चीज डिस्क्राइब करते हैं ना, तो एक एक पॉइंट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो हमें क्लास में अटेंटिवली सुनना पड़ता है, कि अगर अटेंटिवली हम सुनेंगे नहीं तो कोई भी जो पॉइंट है वो क्या हो सकता है हमारे। तो इसलिए हमें क्लास में क्या होना, थोड़ा सा अटेंटिवली सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, यानी कि आपके अंदर रिसेप्टिव स्किल्स जो होती हैं ज्यादा अच्छी डेवलप होती हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। क्यों है बताओ? ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो वेरी गुड। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आप अगर 1 घंटा बोलोगे उसके सामने लगातार लेक्चर दोगे तो वो उब जाते क्लास से। बट अगर ब्रिलियंट स्टूडेंट क्लास बैठा हुआ ना, तो वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को ध्यान से सुनता है, साथ में इसकी रिसेप्टिंग पावर जो होती है अच्छी होती है, वो ज्यादा क्या करता है, इंफॉर्मेशन ग्रैब्स कर लेता है। हाँ जी, नेक्स्ट लिखेंगे, दिस मेथड कीप्स द स्टूडेंट अलर्ट। अलर्ट वही वाली बात है, अलर्ट लिख लो, अवेयर लिख लो, कॉन्शियस लिख लो, यानी कि स्टूडेंट क्या लगता है, ये कॉन्शियस रखता है या अलर्ट रखता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, वेरी, हालांकि मेरिट के लिए तो अच्छा पॉइंट है,
बट डिमेरिट के लिए सबसे बेकार पॉइंट है मेरिट के लिए, लिमिटेशंस ऑफ क्वेश्चंस आंसर मेथड, है ना। मतलब क्या हुआ, यू आर नॉट अलाउड टू आस्क क्वेश्चंस इन बिटवीन द क्लास, इन बिटवीन द लेक्चर, ओके। दिस इज व्हाई दिस मेथड इज नॉट क्वाइट एप्लीकेबल इन द इंडिया। इंडियन जो एजुकेशन पॉलिसीज हैं, एजुकेशन एनवायरमेंट है, इसमें ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते इसके अंदर। क्वेश्चन आंसर एक्टिविटीज इज नॉट अलाउड इन दिस मेथड। ये फायदा भी है क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा, सेव होगा। बट इसमें ना बच्चे ने कितना ग्रैप्स किया, हाउ वी कैन नो, हम कैसे जान सकते हैं? तो ये इसका एक फायदा है, बट आगे हम इसके नुकसान में पड़ेंगे। नेक्स्ट, इकोनॉमी ऑफ टाइम, ओके, या सेव टाइम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप। टाइम को क्या करता है, ये बचाता है ये। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरिट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज ऑफ कंटेंट, प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज ऑफ कंटेंट। किसी भी कंटेंट की क्या देता है ये, एब्स्ट्रैक्ट, मतलब कि बहुत ही ज्यादा, मतलब कि इमेजिनेटिव या ऐसे नॉलेज जो बच्चे ने कभी समझा नहीं है या कभी सुना नहीं है, उस ऐसी नॉलेज को मिलती है। ऐसी नॉलेज जो बच्चे के अंदर जो कोई चीज अंडरस्टैंड या कोई चीज थिंकिंग करने का आपको उसको क्या दे, एक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कितने पॉइंट हो गए बच्चों? बस 9 एक पॉइंट लिख लो। इट आल्सो इंक्रीज स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस, ये बच्चे के जो वो होते हैं ना, एक्सपीरियंस जो होते हैं, उसको भी इंक्रीज करने में क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। तो ये इसके क्या थे, दीज आर द मेथड्स ऑफ मेरिट्स ऑफ। अब आते हैं किसके ऊपर, डिमेरिट्स पर। पहला पॉइंट, हाँ जी, अपर लेवल्स, हाँ। देखो, कुछ पॉइंट आप अपने बना सकते हो, और जितने अपने पॉइंट लिखोगे ना उतना बेनिफिट होगा आपको। अब जरूरी नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वही पॉइंट लिखो, आप कुछ पॉइंट आप भी जोड़ सकते हो जो आपको लगता है इस मेथड में हो सकते हैं, बट वो रेलिवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसा आपने बोला रेलिवेंट मेथड है, बिल्कुल सही, अपर क्लास के लिए अच्छा, पर लोअर क्लास के लिए अच्छा। बट ये पॉइंट आप डिमेरिट भी ज्यादा लिखो तो ज्यादा फायदा है, डिमेरिट के लिए ज्यादा चाहिए, मेरिट के लिए अच्छा नहीं लिखेंगे। आपका डिमेरिट में आ जाइए बच्चों। पहला पॉइंट, नॉट एप्रोप्रिएट एट द स्कूल लेवल। क्या बात सही है? ये बात तो मैंने आपको पहले बोला था भाई, ये स्कूल लेवल पर अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा है? क्योंकि वी, दूसरी बात यह है कि वी आर हेयर टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड डेवलपमेंट, नॉट द ह्यूमन डेवलपमेंट। ऑब्वियसली बात है, चाइल्ड लेवल पर इसका यूज आप नहीं कर सकते। चाइल्ड पर बेस्ट क्या होता है, एक्टिविटीज मेथड। प्ले में नहीं कह सकते, प्ले में छोटे बच्चों ज्यादा होता है। एक्टिविटीज मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन, ये सारे अच्छे होते हैं। बट ये मेथड स्कूल लेवल पर अच्छा कौन सा नहीं होता, लेक्चर नहीं होता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नॉट सुटेबल इंडियन कंडीशंस। ये बात तो मैं पहले बता चुका हूं। मैंने क्या कहा, ये मेथड कहां से आया है, फॉरेन से आया है। यूएस यूके वगैरह में ज्यादा यूज होता है इसका, हमारे इंडिया में इसका यूज नहीं होता, ये इंडिया की देन नहीं है। ठीक है, बट बाकी रेस्ट ऑफ मेथड्स जो हैं, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब कहाँ की हैं? हालांकि कहीं ना कहीं बाहर से ही आई हैं, बट एक्सेप्टेबल है कहां पे, इंडिया के अंदर। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, beating about the bush during the lecture making it less interesting। मतलब आप ये लिख लो, इट क्रिएट्स डिसइंटरेस्ट, ये पॉइंट, या नॉट इंटरेस्टेड, इसमें क्या होती है, या अननेसेसरी कंटेंट प्रोवाइडेड विच क्रिएट डिसइंटरेस्ट। लिखोगे अननेसेसरी कंटेंट प्रोवाइडेड विच क्रिएट्स डिसइंटरेस्ट। ये पॉइंट अच्छा है, क्यों बताए? पता है आपको इसमें क्या होता है कि टीचर टॉपिक पढ़ाते क्या होता है, अपनी कहानी पे आ जाता है, स्टोरी पर, और वो अपनी स्टोरी शुरू कर देता है। मेरे गांव में हुआ, ये हुआ करता था, है ना, गाय हुआ करती थी जिसमें 3 दूध देती थी, 1 नहीं देती थी, है ना। तो वो मतलब बीटिंग वाला उसका मतलब कि इधर उधर की कहानी हम बनाकर इसमें बोल सकते हैं, तो इसमें टाइम वेस्ट होता है, कुछ नहीं होता है। चलिए 2D पॉइंट हम इसमें कम ही बोलते हैं,
आउटर कंटेंट को हम ज्यादा ही फोकस करते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द स्टूडेंट बिकम पैसिव लिसनर। पैसिव क्यों है? क्योंकि टीचर एक्टिव है, स्टूडेंट अगर सुन ही रहा है ना। देखो, एक्टिव लिसनर वो होता है जो सुनकर रिस्पॉन्ड करे। पैसिव क्या होता है कि वो सुने, रिस्पॉन्ड ना करे। तो इसमें स्टूडेंट टीचर जो होता है वही सुनता और बोलता है, मतलब बोलता है, सुनता तो कमी है, वो सुनता तो है ही नहीं, बट स्टूडेंट केवल सुनते हैं, बोलने का मौका उनको नहीं मिलता। नेक्स्ट लिखेंगे, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक, है ना। केवल क्या है, ये टेक्स्ट बुक पर बेस्ड है, इसलिए ये बच्चों को सोचने का या अंडरस्टैंड करने का मौका नहीं देती, केवल ये बुक बेस्ड मेथड कहलाती है। नेक्स्ट लिखोगे, द एटमोस्फेयर ऑफ द क्लासरूम बिकम्स मोनोटोनस। मोनोटोनस जानते क्या होता है, या आप डिसइंटरेस्ट भी लिख सकते हो, बोरिंग क्रिएट करता है। यस। नेक्स्ट लिखोगे, अनसाइकोलॉजिकल, मतलब बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट नहीं करती। बस ये इसके पॉइंट थे, ये इसके क्या थे बच्चों, डीमेरिट्स थे। अच्छा, अब इसको मैं बता दूंगा। अब लास्ट पॉइंट ये था ना, अनसाइकोलॉजिकल, जिसमें देखो अनसाइकोलॉजिकल का मतलब ये होता है कि जो बच्चे की मेंटल एबिलिटी, बच्चों में रीजनिंग, बच्चों के अंदर एक्टिविटीज, बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चों में अंडरस्टैंडिंग, बच्चों में कॉन्शियसनेस डेवलप करे। क्या इसमें ऐसा हुआ, कहीं हुआ? थिंकिंग की बात की हमने, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की हमने, तो साइकोलॉजिकल कैसे हुआ? ये साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल कब होता है? when you feel that the psychological terms is developed, is being developed, कब आपको लगता है कि साइकोलॉजिकल टर्म्स डेवलप किया जा रहा है क्लासरूम के अंदर? जब आप खुद इंटरेक्ट कर रहे हो। समझे? हम क्यों कहते हैं क्लास में एक्टिविटीज का यूज हो, हम क्यों कहते हैं क्लास में डिस्कशन हो, हम क्यों कहते हैं क्लास में प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, क्यों? क्योंकि उसमें आप अपने पॉइंट्स रख सकते हो, और जहां आप अपने पॉइंट रख सकते हो ना, वो हमेशा क्या होता है, साइकोलॉजिकल होता है, क्योंकि आप अपना माइंड उसमें क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। तो क्या यहाँ पे अपने माइंड यूज किया है, तो साइकोलॉजिकल है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये अनसाइकोलॉजिकल कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा लेक्चर मैथड। इस पे क्वेश्चन देखो कैसे एग्जाम में बन के आएगा, लिखेंगे। हाँ, मैं आपको कुछ बता रहा था, लेक्चर मैथड को आप मॉडिफाई कर सकते हो। इंडिया में लेक्चर मेथड यूज नहीं होता, हम इंडिया के अंदर लेक्चर मेथड यूज करते हैं, बट इसको चेंज करते हुए इंडिया में यूज होता है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। लेक्चर कम, इसमें क्या होता है कि लेक्चर भी दे रहे हैं, साथ में क्या हो रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन भी हो रहा है, या लेक्चर कम क्वेश्चनियर मेथड, मतलब लेक्चर भी हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है बच्चों, क्वेश्चन भी हो रहा है। तो इंडिया जो है, इंडिया के अंदर लेक्चर का मॉडिफिकेबल जो टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग टीचिंग होती है, लेक्चर का डायरेक्ट यूज नहीं होता। आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, साथ साथ में बच्चे इंटरेस्ट लेंगे। दूसरी बात, लेक्चर भी क्या, साथ में कोई एक्टिविटीज भी करा दी, बच्चे क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। तो इसको आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। अगर डायरेक्ट लेक्चर यूज कर रहे हो तो ये डिसइंटरेस्टेड है, बच्चे क्लास के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये लोअर अपर क्लास की तो बात ही नहीं, आप तो कोई क्लास स्कूल लेवल पे ही इसका यूज आप नहीं कर सकते। चलिए, अच्छा इस पे क्वेश्चन लिखे कैसे एग्जाम में आएगा, व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ लेक्चर मेथड ठीक है, व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ लेक्चर मेथड, फुल स्टॉप लगा दो, फिर आगे लिखो, राइट सम merits and demerits of lecture method, write some merits and demerits of lecture methods। ठीक है, ओके। ये आपका जो क्वेश्चन है इस पे 16 मार्क्स का बनेगा, तो ये बेनिफिट आपको दे सकता है। और मेथड्स पर एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही आता है, लेक्चर पे आ सकता है, या तो वो
दो ही मेथड आपके अंदर है, क्योंकि टीचर सेंटर्ड दो ही मेथड हम यूज करते हैं क्लासरूम के अंदर। नकला लिखेंगे, हाँ दोनों में से एक तो आएगा, आएगा कंफर्म है, सॉरी। चले आगे बच्चों, आते हैं आगे। अगला कौन सा हमारा मेथड है? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ये आपके बुक में है, सभी के बुक में है। चलिए, पहली बात तो ये है, अगला जो है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इसका मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमो जानते हो क्या होता है? मीनिंग ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? डेमो का मतलब क्या होता है? कुछ चीज दिखा के समझाना, शो करके दिखाना, है ना। तो ये मेथड लेक्चर मेथड के एकदम क्या है, ऑपोजिट है। क्यों ऑपोजिट है? क्योंकि इसके अंदर आप देखो, हालांकि दिस मेथड इज आल्सो टीचर सेंटर्ड मेथड, लेकिन इस मेथड के अंदर आप टीचिंग एड्स का यूज भी कर सकते हो। तो टीचर सेंटर्ड तो है, बट ये टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट को भी क्लास में क्या रखता है, एक्टिव रखता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है क्या, तो आप बोलोगे जब एक टीचर टीच या एक्सप्लेन एनी टॉपिक यूजिंग द टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम इज कॉल्ड demonstration, या demonstrate a topic with some kind of tool in the classroom is called demonstration। इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे सभी बच्चे आप लोग। क्या लिखा आप लोगों ने? लिख लिया सभी ने? लिख लीजिए बच्चों। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड is that method in which demonstration method is that method in which a explain explain, describe or narrate the topic using teaching learning tools or material, using teaching learning tools and material। ये डेफिनेशंस बुक्स में नहीं मिलेंगी आपको। टीचिंग लर्निंग टूल्स एंड मटेरियल्स इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। एक चीज दोनों में कॉमन है, क्या पता है? लेक्चर के अंदर भी आपको प्री प्लान बनाना पड़ता है? नहीं पढ़ा अभी? डेमोन्स्ट्रेशन में भी ऐसा होता है। क्यों होता है पता है? डेमोन्स्ट्रेशन से पहले अगर आप एक तरह का रिहर्सल करते हैं, प्री प्लान बनाते हैं, तो आपका जो टीचिंग होता है इट इज मोर इफेक्टिव देन द अदर्स। ठीक है? कैसे होता है? जैसे आप लोगों ने कभी ड्रामास वगैरह देखे होंगे, शोज वगैरह आते रहते हैं ना। कोई नाटक प्ले किया जाता है किसी स्टेज में, किसी प्रोग्राम्स के अंदर, आपने देखा होगा। तो उससे पहले वो लोग रिहर्सल करते हैं। रिहर्सल क्यों करते हैं? उसके बिना भी वो नाटक प्ले कर सकते हैं। रिहर्सल से क्या फायदा होता है? एफिशिएंसी अच्छी आ जाती है, आप प्रिपेयर हो जाते हो, मोटिवेशन डेवलप होता है। तो यही बात है, जब आप कोई टॉपिक, जैसे मान लो मैं आप जनरली ये सारी बातें आपके पॉइंट ऑफ व्यू से लेता हूं, या आपको आपके स्किल्स के आधार पर लेता हूं। अगर मान लो कि मैं किसी इंस्टीट्यूट का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक मालिक हूं, और आप मेरे पास एज ए टीचर फैकल्टी के लिए आए हैं, तो मैं आपको ऐसे तो नहीं रख लूंगा कि आओ भाई पढ़ाने लग जाओ। मैं ये देखूंगा कि क्या आपके अंदर वो स्किल है, क्या आप टॉपिक को समझा पाओगे, पढ़ा पाओगे, और आपको टॉपिक को क्या करना है, डेमो देना है। डेमो आपको बताना है कि आप टॉपिक कितना अच्छा जानते हो और कितना अच्छा आप टूल्स का यूज कर सकते हो। तो मैं आपके अंदर वो स्किल्स डेवलप करूंगा। तो आप घर से, आपको पता है कि जो टीचर जो है वो मेरे को ऐसे तो नहीं रख लेगा, मेरे स्किल्स को देखेगा पहले। तो आप घर से तैयार होके आओगे, और तैयार होकर आओगे तो आपको आपका जो क्लास में प्रेजेंटेशन होगा वो बेटर होगा। किससे? अगर आप प्रिपेयर होके नहीं आते तो ऑब्वियसली बात है। तो याद रखना, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन होती है, याद रखना ये भी प्री एक्टिविटीज बेसिस पर होती है। इसमें भी हम पहले रिहर्सल के साथ आते हैं कि किसी टॉपिक को मुझे कैसे पढ़ाना है, कौन से टूल यूज करने हैं, और टॉपिक को इस प्रकार से मुझे इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है बच्चों? चलिए, अब इसमें लिखिए, डेफिनेशन हो गया बच्चों। अब इसके लिखिए आप लोग फायदा, इसके लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। पहला पॉइंट,
इट इज वेरी इजी एंड स्लो मेथड। स्लो मतलब समझे, आराम से इजीली समझा सकते हो टॉपिक को आप। इजी भी है और स्लो भी है। स्लो मतलब ये नहीं कि एकदम स्लो इन द सेंस कि एकदम, हाँ पॉजिटिव वे में आप ले सकते हो। नेक्स्ट लिखोगे, इट इज बेस्ड ऑन चाइल्ड प्रॉब्लम्स। यह है ना, बच्चों के प्रॉब्लम पर बेस्ड है। प्रॉब्लम को डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, दिस मेथड डेवलप्स चाइल्ड कंसंट्रेशन, है ना, ये बच्चों के अंदर क्या करता है, कंसंट्रेशन डेवलप करता है। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हो अवेयरनेस डेवलप करता है ना, या कॉन्शियसनेस डेवलप करता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, कैसे करता है बच्चे ये बात? जैसे मान लो कि मैं रोज आपको लेक्चर मेथड से टीच करता हूं। अचानक मैंने क्या कि क्लास में ओएचपी लिया है। ओएचपी जानते हो क्या होता है? OHP a kind of projector in which we can demonstrate या we can elaborate any topic in the particular curtain। कर्टन पे क्या होता है, लेंस के द्वारा हम कोई भी चीज बढ़ा के समझा सकते हैं। तो आप बोलोगे यार टीचर अचानक ही क्या ले आया क्लासरूम के अंदर, तो बच्चा थोड़ा सा क्या हो जाए क्लास में बैठ क्या क्या देखे दौड़ देते। तो आपने देखा कि उसने यूज किया और यूज से टॉपिक को समझा गया, ये तो कुछ नया था, नया इनोवेशन था, है ना। तो बच्चे का इंटरेस्ट क्या होगा, अगली बार क्लास में बच्चा पहले आकर बैठ जाएगा कि भाई आज भी उसी बिठाएंगे। तो इससे क्या हुआ, आपने बच्चे को और इंगेज किया। क्या आप पहले इंगेज कर पा रहे थे, आपने क्या किया इस बच्चे को और इंगेज किया। तो ये फायदा होता है बच्चे को क्या करने में, इंगेज करने में और बच्चे को कॉन्सेंट्रेट करने में इन द क्लासरूम। नेक्स्ट लिखेंगे, इट इज ऑब्जेक्टिव और एम बेस्ड। ये ऑब्जेक्टिव या एम बेस्ड पर होती है, यानी कि इसके पीछे हमारा क्या होता है, पर्टिकुलर एम होता है। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन प्री प्लान, है ना। ये बात हमने गई थी बच्चों, ये क्या होता है, प्री प्लान बेस्ड होता है। इसमें हम अचानक ने आज से आगे समझाने लग जाओगे, आपको उस चीजें क्या करनी पड़ेगी, पहले प्री प्लान करनी पड़ेगी। नेक्स्ट लिखेंगे, इट ऑल्सो नीड्स रिहर्सल। रिहर्सल अंदर क्या होता है, रिहर्सल में क्या होता है, आप रिहर्सल यानी कि प्री प्लान के अकॉर्डिंग आप एक्टिविटीज करते हो। आप खुद आपने देखा होगा बच्चों, कोई मूवी में ना कोई जैसे कोई इंटरव्यू आने वाला होता है, तो पहले हम रिहर्सल करते हैं कि इंटरव्यू में कैसे फेस करेंगे। तो वो रिहर्सल जो होता है वो एक्टिविटीज का पार्ट ही होता है। नेक्स्ट लिखेंगे, इट नीड्स, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, इट नीड्स ब्लैक बोर्ड इन द क्लासरूम। याद रखना बच्चों, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए क्या चाहिए आपके पास, और ब्लैक बोर्ड क्या है, एक तरह का टूल है। देखो याद रखना, ब्लैक बोर्ड नहीं होगा ना तो कोई फायदा नहीं है, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे क्या, मान लो कोई चीज, चलो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए क्या मैं पिक्चर यूज कर सकता हूं, कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं बिल्कुल। लेकिन अगर मेरे पास पिक्चर्स नहीं है तो मैं पिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए मेरे पास, ब्लैक बोर्ड चाहिए। तो ब्लैक बोर्ड की रिक्वायरमेंट होती है, याद रखना। नेक्स्ट लिखेंगे, it is teacher centered method but student also take interest। it is student centered method, teacher centered method but student also take interest। students also take interest, ये पॉइंट भी आप इसमें लिख सकते हो। ओके, चलिए अब इसके लिखिए मेरिट्स क्या क्या है फटाफट से। अच्छा, मेरिट से पहले इस मेथड्स के, एक सेकंड बच्चों, कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस भी होते हैं, तो लिखेंगे प्रोसेस ऑफ या स्ट्रक्चर ऑफ
डेमोन्स्ट्रेशन। प्रोसेस मतलब कुछ प्रोसेस का हम यूज करते हैं क्लास, या आप ये भी लिख सकते हो प्लानिंग ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे प्री प्लानिंग, है ना। प्री प्लानिंग मतलब क्या करना है इसके अंदर, पहले प्रिपरेशन कौन सा टॉपिक लेना है, उसको कैसे समझाना है, टूल्स कहाँ कहाँ यूज करने हैं, है ना, स्ट्रेटजी कौन सी बनानी है, बच्चे को कैसे समझाना है, कैसे टूल्स को कहाँ पे रखना है, ये सारी चीजें इसमें आप ध्यान रखोगे। सेकंड लिखोगे, अच्छा सेकंड पॉइंट, सेकंड जो इसका स्टेप है, इसमें आएगा प्रेजेंटेशन ऑफ लेसन। लेसन क्या करोगे आप, प्रेजेंट करोगे। लेसन किस लेसन की बात करो, इंट्रोड्यूस करोगे उसका आप, तो इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन भी कह सकते हो आप, या इंट्रोडक्शन ऑफ द पर्टिकुलर टॉपिक कह सकते हो आप, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखोगे प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अच्छा इन दोनों पॉइंट में क्या डिफरेंस है, लेसन और लेसन को कोई पर्टिकुलर कंटेंट, हाँ इससे पहले केवल टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे ना, यानी कि, और सेकंड में क्या करना है, सब्जेक्ट जो हम उसके अंदर जो उसके पार्ट्स हैं, जैसे मान लो कि मैंने टॉपिक उठाया, कोई भी टॉपिक ले लिया, मैंने लिख लिया, मैंने पॉवर्टी ले लिया टॉपिक हमने, ठीक है। तो पॉवर्टी पे हमने क्या बनाया, एक प्री प्लान बनाया, फिर मैं क्लास में आते ही टॉपिक को पढ़ाऊंगा नहीं आपको, केवल उसके बारे में बताऊंगा, एक तरह का इंट्रोडक्शन देना, है ना, दे दिया। उसके बाद उसके क्या क्या डेफिनेशन है, उसके कॉजेस क्या क्या है ना, उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या क्या रीजंस दे सकते हैं, ये क्या है सब्जेक्ट मैटर का पार्ट। अगला लिखिए परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। फोर्थ पॉइंट क्या आएगा, परफॉर्मेंस ऑफ, यानी कि एक्सपेरिमेंट मतलब कि कौन कौन से टूल्स यूज कर रहे हो उसके अंदर आप, ब्लैक बोर्ड यूज कर रहे हो या आपने मॉडल्स यूज किया, एक्सपेरिमेंट मतलब आपने कौन से एक्सपेरिमेंट्स यूज किए, तो इसमें सारे क्या आ जाएंगे, टूल्स आ जाएंगे। द टूल्स यू आर यूज इन द क्लासरूम, लास्ट में पढ़ा दिया आपने, समझा दिया आपने, लास्ट क्या लिखोगे, दैट इज इवेल्युएशन, या आप ये लिख सकते हो सुपरविजन लिख सकते हो, सुपरविजन और इवेल्युएशन। लास्ट में क्या करोगे आप कि बच्चे ने कितना, इवेल्युएशन को हम फीडबैक के माध्यम से भी ना, द मीडियम ऑफ फीडबैक से भी हम बच्चों का इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये इसके क्या थे प्रोसेस, या आप यू कैन आल्सो से स्टेप्स कह सकते हो, प्लान कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो उसको, ठीक है। ये प्लान्स भी आपको इंपॉर्टेंट होते हैं। अब लिखिए इसके मेरिट क्या क्या है फटाफट से, मेरिट लिखिए फटाफट। पहला पॉइंट ये साइकोलॉजिकल है, इट इज साइकोलॉजिकल। क्यों, बच्चे इंटरेक्ट करेंगे, मेंटल डेवलपमेंट होगा, स्ट्रक्चर समझेंगे, यानी बच्चे में क्या होगा, मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है। पहला पॉइंट क्या है, ये साइकोलॉजिकल। नेक्स्ट लिखोगे कॉस्टली, थोड़ा सा, लेकिन क्या है, थोड़ा सा इसके लिए हमें थोड़ा सा तैयारी करनी पड़ती है, मॉडल्स तैयार करने पड़ते हैं, प्रोजेक्ट्स तैयार करने पड़ते हैं, थोड़ा सा क्या है ये कॉस्टली भी है, लिख सकते हो कॉस्टली। आगे क्या दिक्कत है, कॉस्टली चीजों को आपको रखना आ गया ना, कॉस्टली चीजों को कैसे रख सकते हैं क्लास में, ये तो आपको आ गया ना, मैन आपको कोई चीज एडजस्ट करनी आ गई, मैनेज करना आ गया, ये फायदा है इसका। नेक्स्ट लिखेंगे इकोनॉमिकल, इतना इकोनॉमिकल तो नहीं है, बट थोड़ा बहुत तो है, कुछ तो जो आसानी से मिल जाए ना तो इकोनॉमिकल, जो आसानी से ना मिले वो तो इकोनॉमिकल, इसको क्या सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे टाइम सेविंग, सबसे पहले तो टाइम सेव करता है। क्यों, आपको चीजों को एक्सप्लेन करने से बढ़िया आपने उसको क्या किया, समझा दिया, तो 2 पेज की बात एक एक डेमोन्स्ट्रेशन खत्म हो गई। यानी कि ये क्या करता है, आपको लिखवाने से बढ़िया इसको हमने क्या किया, समझा दिया, टाइम सेव करता है। नेक्स्ट लिखोगे बेस्ड ऑन एक्टिविटीज, बच्चे को एक्टिविटीज करने का मौका भी देता है, यानी कि कोई बच्चा काम खुद करने का मौका भी इसको बच्चे को देता है, ठीक है। यूजफुल फॉर एवरीवन, हर एक बच्चे के लिए क्या है ये अच्छा है, ठीक है। चलिए अब लिखिए इसके डिमेरिट्स क्या क्या है, डिमेरिट्स इसके कम है, यस लिख सकते हो, इट क्रिएट इंटरेस्ट, वेरी गुड, लिख सकते हो पॉइंट, इंटरेस्ट क्रिएट करता है, इफेक्टिव टीचिंग होती है, ये भी लिख लो, टीचिंग क्या होती है, इफेक्टिव होती है, यस। कॉन्सियसनेस डेवलप होता है, ये भी लिख सकते हो आप, अवेयरनेस डेवलप होता है, ये भी लिख सकते हो आप, कॉन्सियसनेस अवेयरनेस। चलिए डिमेरिट में आ जाइए आप लोग, डिमेरिट्स,
नेक्स्ट पहला पॉइंट इसमें, नॉट बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग, नॉट बेस्ड ऑन, क्या बच्चा इसमें खुद कोई काम कर पा रहा है? डेमोन्स्ट्रेशन कौन करता है क्लासरूम के अंदर? बच्चे इसमें कुछ कर पाते हैं? एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकते हो ना, बट लर्निंग बाय डूइंग खुद से कुछ कर पा रहा है बच्चा? तो लर्निंग बाय डूइंग पे बेस्ड नहीं है। लर्निंग बाय डूइंग पे कौन सा मेथड बेस्ड होता है? एक्टिविटीज तो है ही है, प्ले भी ठीक है, और प्रोजेक्ट मेथड्स, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, ये सब किस पे होते हैं बेस्ड? लर्निंग बाय डूइंग। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, नॉट चाइल्ड सेंटर्ड, ये बात तो हम पहले करते हुए आ रहे हैं कि बच्चा इसमें कुछ नहीं कर सकता, इट इज नॉट बेस्ड ऑन चाइल्ड, चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है। हाँ बट चाइल्ड सेंटर तो नहीं है, बट चाइल्ड टेक इंटरेस्ट, चाइल्ड टेक इंटरेस्ट लेता है, यानी कि क्लास में बोर नहीं होता, डज नॉट गेट डिसइंटरेस्टेड इन द क्लासरूम। नेक्स्ट लिखोगे, नॉट कंफर्मेशन अबाउट चाइल्ड प्रोग्रेस। हाँ जी, हाँ लिख सकते हो, दो मैडम लिखो ना, आप डिमांड लिखो, मैडम लिखना वो जी। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखा मैंने, क्या बोला बच्चों? नॉट कंफर्मेशन अबाउट द चाइल्ड डेवलपमेंट या चाइल्ड प्रोग्रेस, बच्चे ने कितना प्रोग्रेस किया है हमें क्या पता? एक बात बताओ, डेमोन्स्ट्रेशन तो हमने कर दिया, अब बच्चे ने कितना समझा हमें क्या पता? तो बच्चा कितना उस चीज को समझ पा रहा है ये हमें जानकारी, नॉलेज नहीं मिलती। नेक्स्ट लिखेंगे, नॉट बेस्ड ऑन साइंटिफिक एटीट्यूड, नॉट बेस्ड ऑन, क्यों साइंटिफिक क्यों नहीं है? एनीबडी कैन डिस्क्राइब या इलैबोरेट कर सकता है इस पॉइंट को? यस, साइंटिफिक में डिस्कवरी होती है, साइंटिफिक में क्रिटिकल थिंकिंग होती है, साइंटिफिक में क्या होता है? क्यूरियोसिटी होती है, ये सब इसमें देखा आपने कहीं? कहीं बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है क्या चीज, स्टूडेंट जो है क्लास में क्या नाम है कोई चीज डिस्कवरी करके लेके आ रहा है क्लास में? नो, तो ये क्या नहीं है? साइंटिफिक नहीं है। साइंटिफिक में एक रीजन बेस्ड होता है, रीजनिंग इसमें कोई दे रहा है बच्चा? नहीं दे रहा। नेक्स्ट लिखेंगे, नो स्कोप फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस, है ना, इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए कोई स्कोप नहीं है, मतलब हर एक बच्चे पर ध्यान नहीं देते हम, इसलिए तो सबके लिए होता है, डेमोन्स्ट्रेशन सबके लिए होगी ना, बट कौन से बच्चे ने कितना ग्रैब्स किया, तो इंडिविजुअल डिफरेंस पर फोकस नहीं करता। बस बस कंक्लूजन लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है? तो इस पे क्वेश्चन लिखिए बच्चों, कैसे बनेगा? आपका ये यूनिट ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, लास्ट इसमें पॉइंट टॉपिक रह गया है टीम टीचिंग, ये आप खुद पढ़ के आएंगे क्लास घर से, ठीक है? ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और साथ में थर्ड यूनिट जो होगा हमारा नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन पहले लिखेंगे, इसके बेस्ड क्या आएगा एग्जाम में। डिस्कस इन डिटेल demonstration as a strategy, demonstration as a strategy by mentioning its advantage and limitations। 16 मार्क का क्वेश्चन बनेगा बच्चों ये, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्या, टीम टीचिंग, और टीम टीचिंग आप खुद पढ़ के आओगे घर से, ओके? और ये जो मैंने सेकंड क्वेश्चन दिया आपको, ये सुनो, सेकंड जो क्वेश्चन दिया आप लोगों को, ये आपका होमवर्क भी है, मींस ये आप घर से लिख के लेके आओगे, ठीक है? नेक्स्ट यूनिट हमारा कौन शुरू होगा? थर्ड टॉपिक होगा लर्निंग, ओके? चलिए।